हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज चौथा पार्ट, और आज भी हमने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, आयात शुल्क क्या है। तो देखिए जरा, आयात शुल्क क्या है। आयात शुल्क किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विदेश से आयातित सामानों पर लगाया जाने वाला कर है। इसे सीमा शुल्क, टैरिफ या आयात कर भी कहा जाता है। आयात शुल्क की राशि आमतौर पर आयातित वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। तो देखिए, आयात आपको याद है, आयात का मतलब होता है किसी भी सामान को मंगवाना, और निर्यात का मतलब होता है किसी भी सामान को बेचना। तो जो भी आप मंगवाते हो उस पर देश के जो सीमा शुल्क अधिकारी हैं वो एक कर लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं आयातित शुल्क या आयात शुल्क। उसका दूसरा नाम है सीमा शुल्क या टैरिफ, ठीक है। और इसका मूल्य किस पर निर्धारित होता है। जो वस्तु आपने मंगवाई, आयात की गई है किसी देश द्वारा, वो वस्तु क्या है, उसकी कीमत क्या है, उसके आधार पर उसका आयात शुल्क निर्धारित होता है। चलिए अगला प्रश्न, जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, यह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से कोई प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत कराया जाता है। सीधी सी बात है, जनमत संग्रह का मतलब होता है कि आप वोट देकर ये तय करते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोगों की राय उसमें शामिल होती है। अगला प्रश्न है, भारत में वनों एवं वन्य जीवन संरक्षण हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, लिखना है। सीधा सा प्रश्न ये पूछा है कि भारत में एक तो वनों को बचाना है और वन्य जीव जो उसमें जीव जंतु रहते हैं उनको बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास हुए हैं। तो देखिए जरा, पहला प्रयास, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु अनेक प्रावधान थे। फिर दूसरा कि वनों एवं वन्य जीवन संरक्षण हेतु केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। मतलब अनेक राष्ट्रीय उद्यान बना दिए, वन्य पशु जीव विहार बना दिए, है ना। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को आरक्षण प्रदान करना था। मतलब ऐसे वन्य प्राणी जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, जैसे अनेक प्रजाति हैं जो बिल्कुल खत्म होने लगे हैं। चीता हो गया, अब इनके लिए क्या हो सकता है, उसको सरकार ने उन योजनाओं को लागू किया। फिर अगला, बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर 1973 परियोजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य केवल बाघ संरक्षण ही नहीं अपितु बड़े आकार के जीव जाति को बचाना भी है। भाई, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से विख्यात है, और इसका उद्देश्य केवल बाघों के लिए नहीं, जो दूसरे जो बड़े जीव हैं उनको भी बचाना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्न लॉ से क्या आशय है। तो देखिए जरा, ब्रिटेन सरकार ने बड़े भू स्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यहाँ पाबंदी लागू की थी उन्हें कार्न लॉ कहा जाता था। मतलब मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी ब्रिटेन सरकार ने, उसी लॉ को आप क्या बोल रहे हो, कार्न मतलब मक्का, ठीक है। आगे देखते हैं, बांगर और खादर में अंतर बताना है। तो देखिए जरा, बांगर और खादर ये दो प्रकार की जो क्षेत्र होते हैं। तो देखिए जरा, इसमें बांगर को देखते हैं पहले। वृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब तक नहीं पहुंच पाता। कंकड़ ग्रंथियां की मात्रा ज़्यादा होती है, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ। मतलब बांगर जो क्षेत्र है वो ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी वाला नहीं होता है, और उसमें कंकड़ ग्रंथियां हैं वो ज़्यादा होती है, ठीक है। वहाँ नदी का पानी कभी पहुँच नहीं पाता, मैदान का ऊंचा भाग रहता है ये, ठीक है।
तो जो पुराने जलोढ़ को हम क्या कहते हैं, बांगर बोलते हैं। अब देखते हैं भाई खादर जो है नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहते हैं। यह जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल पहुंच जाता है। बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। मतलब बांगर जो मिट्टी होती है उसकी तुलना में जो खादर जो होती है उसमें ज़्यादा बारीक कण होते हैं। अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ, ये ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि ये नई मिट्टी होती है और यहाँ नदी का पानी पहुँच भी जाता है। आगे देखते हैं, रोपण कृषि की दो विशेषता बताना। तो देखिए भैया कि इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, अधिक पूंजी एवं श्रम की आवश्यकता होती है। और उदाहरण क्या है, चाय, काफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये सब रोपण कृषि के उदाहरण हैं। तो क्या है, इसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में फसल होती है और इसमें अधिक पैसा और अधिक श्रम लगता है। तो ये इस तरह से आपका वीडियो पूरा हो गया। हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।